हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, है ना। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 88 में पूछा गया, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं? तो एडी करंट को फौकाल्ट करंट भी कहते हैं और ये मेटल सरफेस पे डेवलप होता है। जब किसी मेटल सरफेस का फ्लक्स चेंज होता है तो मेटल के सरफेस पे क्लोज लूप की फॉर्म में करंट डेवलप होते हैं, जिन्हें हम एडी करंट या फौकाल्ट करंट कहते हैं। तो फ्लक्स बदलने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बदलना होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी मेटलिक पीस को हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एडी करंट डेवलप होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 88 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 की पावर -2 टेस्ला। कॉइल का रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल है। कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है पाई स्क्वायर। अच्छा, ये डायमीटर के अबाउट रोटेट करती है कॉइल और इसकी रोटेटिंग स्पीड जो है 200 आरपीएम है, मतलब 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमें अल्टरनेटिंग करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हुआ है उसका एम्पलीट्यूड बताना है, मतलब आई नॉट। तो आई नॉट होता है ई नॉट बाय आर और ई नॉट होता है एन ए बी ओमेगा। जब कॉइल रोटेट होती है तो रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ आएगा उसे कहते हैं रोटेशनल ईएमएफ और उसका एम्पलीट्यूड होता है एन ए बी ओमेगा। तो एन ए बी ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस से हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। एरिया की बात करें, सर्कुलर कॉइल है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये हो गया 900 पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में दिया गया 10 की पावर -2 टेस्ला। ओमेगा 200 आरपीएम है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल घूमता है और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया हमारा 20 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। रेजिस्टेंस हमें दिया गया है पाई स्क्वायर ओम। सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है बस हमें। तो आई नॉट हो गया हमारा एन ए बी ओमेगा अपॉन आर, यानी कि वैल्यूज रख देते हैं। इनकी वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू 900 पाई इंटू 10 की पावर -4, मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2, ओमेगा 20 पाई बाय 3 और रेजिस्टेंस हमारा हो गया पाई स्क्वायर। ऊपर 2 पाई हैं तो पाई स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया इससे। ये हमारा न्यूमरेटर में बचा 900 इंटू 20 बाय 3 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 300 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6 या 6000 इंटू 10 की पावर -6 या 6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मिली एम्पियर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आया 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 90 का क्वेश्चन। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें एक कॉइल दी गई है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 40 मिली हेनरी। करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर। टाइम लग रहा है इसमें 4 मिली सेकेंड का। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमसे पूछा गया। AIPMT 90 का क्वेश्चन। तो सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का -L di/dt। ये आप लिख सकते हैं -L I2 I1 अपॉन डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया 40 मिली हेनरी, यानी कि 40 इंटू 10 की पावर -3।
करंट इंक्रीज हो रहा है 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर। तो फाइनल करंट हो गया 11, इनिशियल करंट हो गया 1। अच्छा, टाइम लग रहा है 4 मिली सेकेंड, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हो गया -40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 10 का 40, और ये आ गया हमारा -100 वोल्ट। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कह सकते हैं 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 91 का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला, जो कि राइट एंगल पे काम कर रहा है किसी कॉइल पे। कॉइल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 50। एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो 0.1 वोल्ट है। जब इसको रिमूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, टाइम लगा है t सेकेंड। तो t की वैल्यू हमें बतानी है। कॉइल को रिमूव किया मैग्नेटिक फील्ड से तो उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जब कॉइल को रिमूव कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आए, तो फाइनल फ्लक्स हो गया 0 और इनिशियल फ्लक्स हो गया NBA। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। या हम लिख सकते हैं माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी या टी। अब फाई टू की वैल्यू तो 0 है और फाई वन की वैल्यू NBA अपॉन टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा हो गया NBA ओवर टी। अब नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं कितने दिए हुए हैं, डेटा नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स है 50। एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला, और एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो 0.1 वोल्ट। ये सारा डेटा यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 50, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एरिया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4। टाइम हमें कैलकुलेट करना है 0.1। ये 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन टी। तो 0.1 ये हो गया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बाय टी। ये कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम हमारा आ गया 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.1, या फिर 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 1, यानी कि 10 की पावर माइनस 1, या फिर हम कह सकते हैं 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक 100 मिली हेनरी की कॉइल दी गई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हमें बताना है। तो अभी मैंने बताया एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ LI²। तो ये हो गया हमारा हाफ, सेल्फ इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, करंट 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, या फिर 0.05 जूल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 91 का क्वेश्चन। If the number of turns per unit length of a coil of solenoid is doubled, self inductance will become, कितना हो जाएगा? तो self inductance of a long solenoid, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। self inductance of a long solenoid, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर AL। L डिपेंड करता है स्मॉल n स्क्वायर पे, और जब इसकी वैल्यू डबल कर दी तो ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स। L डैश इज 4 टाइम्स ऑफ L, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं कि जो नया सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो पुराने वाले का
4 गुना होगा, तो बिकम्स 4 टाइम इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 91 में पूछा गया क्वेश्चन, फैराडे के जो लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, किस चीज के, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, याद करना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। AIPMT 92 का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर कॉइल दी गई है हमें जिसमें 20 टर्न्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 100 ओम है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकंड के रेट पे। कितना करंट इंड्यूस होगा ये हमें बताना है। तो करंट के लिए फिर से वही इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और इंड्यूस ईएमएफ होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा 1 बाय आर इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। पाई को मैं लिख सकता हूँ NBA। तो करंट हो गया हमारा 1 ओवर आर इंटू डेल्टा NBA ओवर डेल्टा टी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया यानी कि N और A को हम बाहर ले आते हैं, तो ये हो गया NA ओवर R इधर डेल्टा B बाय डेल्टा T। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1000 दे दी गई। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स डेटा नोट कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ टर्न्स जो हमें दिए गए वो 20 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। रेजिस्टेंस हमें 100 ओम दिया गया है। अच्छा, बाकी हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 इंटू 10 की पावर -4, रेजिस्टेंस 100 और ये 1000। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 बचा और ये हो गया हमारा 500 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10, यानी कि करंट की वैल्यू हमारी आ गई 5000 इंटू 10 की पावर -4 या फिर 0.5 एम्पियर। ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 92 में पूछा गया क्वेश्चन, total charge induced in a conducting loop when it is moved in magnetic field depends on। टोटल चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है? तो देखिए निकालते हैं टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करता है। भाई I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T होता है। तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला I डेल्टा T चार्ज के लिए। अब करंट हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा T। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो चार्ज आया डेल्टा फाई ओवर आर। यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि जो चार्ज फ्लो करेगा वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स पे, या टोटल चेंज इन फ्लक्स पे, प्रोपोर्शनल है इसके। अच्छा, तो द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CR सर्किट या RC सर्किट भी कह सकते हैं, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है? लर्निंग टाइप क्वेश्चन है बेटा। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो RC या फिर CR होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डायमेंशन चेक कर सकते हैं, वैसे अगर नहीं पता किसी स्टूडेंट को तो चारों ऑप्शन की डायमेंशन निकाल के देखेंगे तो RC की डायमेंशन टाइम के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 93 में पूछा गया, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है हमें कॉइल का जो कि 5 मिलीवोल्ट का ईएमएफ डेवलप कर रहा है जब करंट चेंज किया जा रहा है 3 एम्पियर से 2 एम्पियर टाइम 1 सेकेंड। अच्छा, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, E इज इक्वल टू -L di बाय dt। ईएमएफ डेवलप हो रहा है 5 मिलीवोल्ट, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। अच्छा जी,
सेल्फ इंडक्टेंस हमें बताना है, एल की वैल्यू पता करनी है। करंट चेंज हो रहा है 3 एम्पियर से 2 एम्पियर, यानी कि चेंज जो है वो 1 एम्पियर का चेंज है और टाइम लग रहा है 1। तो ये हो गया, एल की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। इन नेगेटिव साइन तो जस्ट अपोजिंग नेचर बता रहा है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी या 5 मिली हेनरी इज द आंसर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If capital N is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies as। अभी मैंने बताया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहाँ पे स्मॉल एन है और एक और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये भी इसी का फॉर्मूला है। फर्क है, स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, और कैपिटल एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल। तो दिखाई दे रहा है हमें सेकंड एक्सप्रेशन से कि एल डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर पे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 94 का क्वेश्चन। दो केबल दिए गए हमें कॉपर वायर के, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन एक में तो सिंगल वायर से बना हुआ है वो जो केबल है, और दूसरे में 10 मल्टीपल वायर्स यूज किए गए हैं, हर एक का एरिया A/10। तो अकेला वायर है उसका एरिया A, और जो पतले पतले वायर है उनका एरिया A/10। ऐसे से 10 वायर जोड़ के एक केबल बनाई गई। तो कौन सा वायर सूटेबल होगा अल्टरनेटिंग करंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कौन सा वायर सूटेबल होगा डायरेक्ट करंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट ये कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट कंडक्टर के सरफेस पर ट्रैवल करता है, सरफेस पर ट्रैवल करता है, तो ज्यादा करंट ट्रैवल कराने के लिए हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि जो वायर है वो थिक होना चाहिए और मल्टीपल वायर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि इजीली अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल स्ट्रैंड्स वाला वायर है वो सूटेबल है अल्टरनेटिंग करंट के ट्रांसफर के लिए, जबकि डायरेक्ट करंट के ट्रांसफर के लिए हम दोनों में से किसी भी केबल को यूज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये AIPMT 94 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें LCR सर्किट दिया गया है और रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो डायग्रामेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको फेजर डायग्राम की हेल्प से। ये मैंने फेजर डायग्राम बनाया। LCR सर्किट है, इंडक्टर की वोल्टेज ऊपर, कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे, रेजिस्टर की वोल्टेज आगे। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन में एट रेजोनेंस VL की वैल्यू VC के इक्वल हो जाती है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। करंट और वोल्टेज आ गए सेम फेज में, जब सेम फेज में आ गए तो फेज डिफरेंस हो गया 0। इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 94 का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन पूछा है। तो स्टूडेंट्स याद होगा आपको, नहीं है तो याद कर लीजिए, ये I0/√2। EMF के लिए भी यही रिलेशन होता है, ERMS इज इक्वल टू E0/√2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं उस पर। चलिए आगे चलते हैं। आंसर कौन सा होगा इसका? IRMS इज इक्वल टू I0/√2, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Current I in an alternating current circuit with inductance coil varies with time according to graph। ग्राफ दे दिया गया हमें करंट और टाइम के बीच में, हमसे पूछ रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, वोल्टेज का ग्राफ कौन सा होगा। तो कॉइल के केस में या सेल्फ इंडक्शन के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -L/di/dt। यहाँ पे di/dt कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है अपोजिट नेचर, ये स्लोप इसका कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होना चाहिए। तो सही ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन है ही नहीं।
तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ में देखें तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट तो इसमें से किसी में भी नहीं है, तो चारों ऑप्शन गलत है। लेकिन हाँ, जो डिफरेंट ऑथर्स ने और अलग अलग इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया वो ए है। पता नहीं कैसे दिया, इसका लॉजिक तो वही बता सकते हैं। बाकी इतना कह सकते हैं कि वोल्टेज डिक्रीजिंग नेचर की है। मेरे अकॉर्डिंग तो चारों ऑप्शन गलत है, सही आंसर मैंने बना दिया है आपके लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है हमारे पास जिसकी लेंथ दी गई है 0.4 मीटर। ये मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो इसके लिए मैं बता दूं कि भैया जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है ना, मोशन करता है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। अगर एंगल 90 डिग्री है तो जस्ट BLV। मोशनल ईएमएफ होता है -BLV sin थीटा। थीटा 90 है तो sin 90 की वैल्यू, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए ये 1 हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ -BLV। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोड ले सकते हैं, ये हो जाएगा BLV। B की वैल्यू 0.9, L की वैल्यू 0.4, V की वैल्यू 7। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो ये आता है हमारा 2.52 वोल्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हो गया। आज की इस वीडियो में इतनी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया है, कोई बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।